हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए आज हम कर रहे हैं सरिस्का सीरीज पार्ट 18। सरिस्का सीरीज है वो कवर कर रही है पोक्सो और पोस्ट पर आधारित क्वेश्चंस, यानी कि पोक्सो एक्ट 2012 और 2019 में क्या चेंजेज हुए थे। इसके साथ में पोस्ट एक्ट 2013 पर आधारित सारे क्वेश्चंस हैं वो कवर किए जा रहे हैं। किसमें? सरिस्का सीरीज में। सरिस्का सीरीज के क्वेश्चंस हैं आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, एसी, डीसी, एसओ, ओएस, एसएसए, असिस्टेंट एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं पोक्सो और पोस्ट पर आधारित क्वेश्चन सीरीज सरिस्का सीरीज पार्ट 18 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 341, what aspect of compensation determining involves considering the income and financial status of the respondent? मुआवजे के निर्धारण के किस पहलू में प्रतिवादी की आय और वित्तीय स्थिति पर विचार करना शामिल है? इवेल्युएटिंग ट्रेवल एक्सपेंसेज ऑफ द विक्टिम, रिव्यूइंग ऑफिस फर्नीचर क्वालिटी, असेसिंग फिजिबिलिटी ऑफ पेमेंट मेथड्स, और डी ऑप्शन हो जाएगा एनालाइजिंग फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऑफ द रिस्पोंडेंट। इससे पहले वाले वीडियोज में हम चर्चा कर चुके हैं कि जो एग्रीव्ड वुमेन होती है, विक्टिम वुमेन होती है, उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आईसीसी या एलसीसी है वो रिकमेंड कर सकती है। जो प्रतिवादी होता है किस आधार पर उससे राशि है वो वसूल करवाई जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा एनालाइजिंग फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऑफ द रिस्पोंडेंट, यानी कि प्रतिवादी की जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है उसके आधार पर पीड़ित महिला को राशि रिकमेंड की जा सकती है, आईसीसी के द्वारा या एलसीसी के द्वारा। अगला सवाल देख लेते हैं 342, व्हाट इज वन ऑफ द कंसिडरेशन फॉर डिटरमाइनिंग कंपनसेशन फॉर एन एग्रीव्ड वुमेन रिगार्डिंग हर लॉस इन करियर अपॉर्चुनिटी ड्यू टू सेक्सुअल हरासमेंट? यौन उत्पीड़न के कारण करियर के अवसर में हानि के संबंध में पीड़ित महिला के लिए मुआवजे का निर्धारण करने में से एक विचार क्या है? यानी कि पीड़ित महिला के सेक्सुअल हरासमेंट की वजह से उसका करियर है वो खत्म हो गया या उसके करियर लॉस है वो हो गया है, तो पीड़ित महिला के लिए मुआवजे का निर्धारण करने में कौन सा विचार है वो कारगर होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। द रिस्पोंडेंट्स फेवरेट कलर, द विक्टिम्स प्रिफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, the type of music played during the incident, the impact on career growth and opportunities। यौन उत्पीड़न के कारण करियर के अवसर में हानि के संबंध में पीड़ित महिला के लिए मुआवजे का निर्धारण करने में से कौन सा विचार हो सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा द इम्पैक्ट ऑन करियर ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी कि जो सेक्सुअल हरासमेंट हुआ था उसने करियर ग्रोथ में और उसके जॉब अपॉर्चुनिटीज में, करियर अपॉर्चुनिटीज में कितनी बाधा पैदा करी है, कितना नुकसान किया है। सेक्सुअल हरासमेंट की वजह से, पीड़ित होने की वजह से उसको कितना ज्यादा लॉस हुआ है, इसके आधार पर उसके मुआवजे का निर्धारण किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा द इम्पैक्ट ऑन करियर ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 343, if the aggrieved woman is unable to file a complaint due to her physical or mental disability or death or any other reason, then who can file a complaint under the section 9(2)? यदि पीड़ित महिला अपनी शारीरिक या मानसिक विकलांगता या मृत्यु या किसी अन्य कारण से शिकायत दर्ज करने में असमर्थ है तो धारा 9(2) के तहत शिकायत कौन दर्ज कर सकता है? बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है कि महिला को सेक्सुअल हरासमेंट के समय क्या हुआ, शारीरिक हानि हुई है या मानसिक विकलांगता आ गई है या उसकी डेथ हो गई है या दूसरे कई कारण हो सकते हैं, उनकी वजह से वो शिकायत दर्ज नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर एक सेक्शन बताया गया है, धारा 9(2) के तहत शिकायत कौन दर्ज कर सकता है, कौन उसके लिए ऑथराइज होगा? हर फैमिली मेंबर्स, हर फ्रेंड्स, हर लीगल हेयर और ए पर्सन प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ, एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक। यदि पीड़ित महिला अपनी शारीरिक या मानसिक विकलांगता या मृत्यु या किसी अन्य कारण से शिकायत दर्ज करने में असमर्थ है तो धारा 9(2) के तहत शिकायत कौन दर्ज कर सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा हर लीगल हेयर और ए पर्सन प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ, मतलब कि उसका उत्तराधिकारी है वो शिकायत दर्ज कर सकता है। पीड़ित महिला का जो भी उत्तराधिकारी होगा वो शिकायत दर्ज कर सकता है, या जो कानून के तहत बताया गया है कि कौन व्यक्ति होगा जो कि शिकायत दर्ज कर सकता है, क्योंकि महिला है वो असमर्थ है, वो शारीरिक या मानसिक विकलांगता से पीड़ित हो गई या उसकी डेथ हो गई या अन्य कोई भी कारण है जिसकी वजह से वो रिपोर्ट दर्ज नहीं करवा पा रही है, तो कौन कर सकता है?
या तो उसका कानूनी उत्तराधिकारी है वो कर सकता है, साथ में कोई कानून के तहत इस प्रकार के पर्सन को प्रेस्क्राइब्ड किया है तो वो भी शिकायत दर्ज कर सकता है। अगला सवाल देख लेते 344। What information is prohibited from being published or made known to the public under section 16 of the पोस एक्ट 2013? बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। पोस अधिनियम 2013 की धारा 16 के तहत कौन सी जानकारी प्रकाशित होने या जनता को ज्ञात होने से प्रतिबंधित है? यहाँ पर सेक्शन बताया गया है कि पोस एक्ट के तहत अगर कोई मामला दर्ज हुआ है तो धारा 16 के तहत कौन सी जानकारी है जिसको प्रकाशित नहीं होने दिया जाएगा, पब्लिक में नहीं जाने दिया जाएगा। कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी सूचनाओं को प्रकाशित होने से रोका गया है, प्रतिबंधित किया गया है। ऑप्शन हमारे हो जाएंगे आइडेंटिटी एंड एड्रेसेज ऑफ द एग्रीड वुमेन, रिस्पोंडेंट एंड विटनेसेस, इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स, रिकमेंडेशंस ऑफ द इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी, एक्शन टेकन बाय द एम्प्लॉयर और द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। पोस अधिनियम 2013 की धारा 16 के तहत कौन सी जानकारी प्रकाशित होने या जनता को ज्ञात होने से प्रतिबंधित किया गया है, प्रोहिबिटेड किया गया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ द एग्रीव्ड वुमेन, यानी कि पीड़ित महिला की आइडेंटिटी है, पहचान है, वो नहीं पब्लिक में जारी होगी, साथ में उसका पता भी नहीं दिया जाएगा। इसके साथ में जो प्रतिवादी है, रिस्पोंडेंट है, उसके बारे में भी नहीं बताया जाएगा। विटनेस कोई है, गवाह है, उसके बारे में उसकी आइडेंटिटी है, उसका एड्रेस है, वो भी नहीं दिया जाएगा। ये सार्वजनिक नहीं किया जाएगा क्योंकि उसके लिए धारा 16 में इसको प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ में बी में क्या बताया गया है? इंक्वायरी प्रोसीडिंग, रिकमेंडेशंस ऑफ द इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी, जो इंक्वायरी प्रोसीडिंग हुई है या रिकमेंडेशन की गई है आईसीसी के द्वारा या एलसीसी के द्वारा, तो इसको भी सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। और इसके साथ में एक्शन टेकन बाय द एम्प्लॉयर और द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जो एम्प्लॉयर के द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है या जिला अधिकारी के द्वारा एक्शन लिया गया है अपराधी के खिलाफ में, तो वो भी सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। तो आपको सेक्शन भी ध्यान रखना है, कौन से सेक्शन में ये प्रोहिबिटेड किया है, प्रतिबंधित किया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। इनमें से कोई भी जानकारी है वो सार्वजनिक नहीं की जाएगी। अगला सवाल देख लेते 345। According to Section 16 of the Post Act 2013, for what purposes can information be disseminated regarding justice secured to any victim of sexual harassment without disclosing specific details? पोस अधिनियम 2013 की धारा 16 के अनुसार विशिष्ट विवरण का खुलासा किए बिना यौन उत्पीड़न के किसी भी पीड़ित को सुरक्षित न्याय के संबंध में जानकारी किस उद्देश्य से प्रसारित की जा सकती है? यहाँ पर सेक्शन 16 में ये बात बताई गई है कि आपको सार्वजनिक नहीं करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि कौन कौन सी चीजें आपको सार्वजनिक नहीं करनी है। एग्रीव्ड वुमेन के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं देनी है, रिस्पोंडेंट के बारे में भी जानकारी नहीं देनी है, साथ में विटनेसेस के बारे में भी जानकारी नहीं देनी है, और जो प्रोसीडिंग चल रही है, इंक्वायरी की प्रोसीडिंग चल रही है, साथ में रिकमेंडेशंस है आईसीसी एलसीसी की, वो भी जारी नहीं करनी है। और इसके साथ में जो एक्शन लिया गया है एम्प्लॉयर के द्वारा या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के द्वारा, वो भी आपको नहीं बताना है। परंतु कुछ चीजें आपको बतानी भी होंगी। यहाँ पर सेक्शन 16 में ये बात भी बताई गई है कि सम इंफॉर्मेशन कैन बी डिसेमिनेटेड रिगार्डिंग जस्टिस सिक्योर टू एनी विक्टिम। तो ये बताना होगा कि आपको ये लाभ मिल चुका है, इस कानून के तहत आपको सहायता मिल गई है, तो ये कानून के तहत आपको जानकारी देनी होगी, सार्वजनिक करनी होगी। हो सकता है कि विक्टिम है वो इतनी डरी हुई है, इतनी सहमी हुई है कि उसको जो मदद दी जा रही है उसको लेने के लिए भी वो तैयार नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, ये जानकारी देनी होगी। जो महिला पीड़ित है या जो भी व्यक्ति इससे पीड़ित है उसको सार्वजनिक करके बताया जाएगा कि आपको कोर्ट है वो सहायता दे रहा है, मदद दे रहा है, या डिपार्टमेंट आपकी सहायता कर रहा है, आपके अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है और आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप डेली रूटीन में आइए। तो ऐसी जानकारी है वो सार्वजनिक करनी भी पड़ेंगी। कौन कौन सी जानकारी सार्वजनिक नहीं करनी है ये बता दिया गया, और कुछ बातें हैं वो डिसेमिनेट करनी होंगी। किसके बारे में? रिगार्डिंग जस्टिस सिक्योर टू एनी विक्टिम ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट विदाउट डिस्क्लोजिंग स्पेसिफिक डिटेल्स। हमारे ऑप्शन हो जाएंगे फॉर नेम्स ऑफ विटनेसेस, फॉर आइडेंटिटी द एग्रीव्ड वुमेन एंड विटनेसेस, टू द डिफेंडेंट्स एड्रेस, फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स।
तो पीड़ित की या अन्य व्यक्ति की कोई भी स्पेसिफिक डिटेल दिए बिना भी कोई जानकारी है उसको बताई जानी चाहिए, सार्वजनिक करनी होगी, खोजा जाएगा। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, टू आइडेंटिफाई द एग्रीव्ड वुमेन एंड विटनेसेस। मतलब कि पीड़ित महिला है या गवाह को ढूंढना पड़ेगा, सार्वजनिक चीजें देनी होगी, नोटिस देना होगा कि आपके अपराधी है वो पकड़े गए हैं, आपके अपराधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो चुकी है, आप अपने डेली रूटीन में आइए। तो स्पेसिफिक डिटेल है उनको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, परंतु कुछ सूचनाएं हैं वो दी जाएंगी, सार्वजनिक की जाएंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, टू आइडेंटिफाई द एग्रीव्ड वुमेन एंड विटनेसेस है, इसको पता लगाने के लिए क्या करना होगा, कुछ सूचनाएं हैं वो सार्वजनिक करनी होंगी। डियर फ्रेंड्स, पोक्सो और पोस्ट पर आधारित क्वेश्चन से आपकी पुरानी परीक्षा में पूछे गए थे, क्योंकि ये आपके सिलेबस में रखा गया है, आगामी परीक्षाओं में भी ये पूछे जाएंगे। अगर आपको पोक्सो और पोस्ट के क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी बताइए। देख लेते हैं अगला सवाल 346। What penalty is specified in Section 17 of the Post Act 2013 for contravening the provisions of Section 16? धारा 16 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए पोस्ट अधिनियम 2013 की धारा 17 में क्या दंड निर्दिष्ट है? इससे पहले हमने देखा कि आपको सूचनाएं सार्वजनिक नहीं करनी है, विशेष जानकारी को आपको सार्वजनिक नहीं करना है, और कुछ जानकारी है उनको सार्वजनिक भी करना है, लाभ पहुंचाने के लिए, बताने के लिए, कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए। परंतु आपने सेक्शन 16 के नियमों का उल्लंघन किया है, प्रोविजन का उल्लंघन किया है, आपने कोई जानकारी को पब्लिक में ला दिया है, पब्लिक में सार्वजनिक कर दिया है, तो यहाँ पर सेक्शन बनाया गया है सेक्शन 17। क्या दंड दिया जा सकता है? पेनल्टी एज पर द सर्विस रूल्स एप्लीकेबल टू द सेड पर्सन, क्रिमिनल चार्जेस, मॉनेटरी फाइन, रिटर्न वार्निंग। धारा 16 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए पोस्ट अधिनियम 2013 की धारा 17 में क्या दंड निर्दिष्ट है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, पेनल्टी एज पर द सर्विस रूल्स एप्लीकेबल टू द सेड पर्सन। ऑप्शन में बताया गया है कि धारा 16 के कोई प्रावधान है उनका उल्लंघन किसी कर्मचारी ने किया है तो उस कर्मचारी के ऊपर जो उसके सेवा नियम लागू थे उनके अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसको दंड दिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, पेनल्टी एज पर द सर्विस रूल्स एप्लीकेबल टू द सेड पर्सन, जिसने भी कानूनों का उल्लंघन किया है। अगला सवाल देख लेते 347। हु कैन अपील टू द कोर्ट और ट्राइब्यूनल अंडर सेक्शन 18 ऑफ द पोस्ट एक्ट 2013 if the recommendations are not implemented as per the service rules applicable to the person? यदि व्यक्ति पर लागू सेवा नियमों के अनुसार सिफारिशें लागू नहीं की जाती हैं तो पोस्ट अधिनियम 2013 की धारा 18 के तहत अदालत या न्यायाधिकरण में कौन अपील कर सकता है? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे एनी एम्प्लॉई इन द ऑर्गेनाइजेशन, द एक्यूज्ड रिस्पोंडेंट, द पर्सन एग्रीव्ड बाय द रिकमेंडेशंस, और डी ऑप्शन हो जाएगा द मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स। यदि व्यक्ति पर लागू सेवा नियमों के अनुसार सिफारिशें लागू नहीं की जाती हैं तो पोस्ट अधिनियम 2013 की धारा 18 के तहत अदालत या न्यायाधिकरण में कौन अपील कर सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, द पर्सन अग्रीव्ड बाय द रिकमेंडेशन। पोस्ट अधिनियम में सेवा नियमों के अनुसार सिफारिशें की गई थी या तो जांच कमेटी के द्वारा, आईसीसी के द्वारा, एलसीसी के द्वारा, परंतु वो रिकमेंडेशंस हैं वो एम्प्लॉयर के द्वारा या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के द्वारा लागू नहीं की गई हैं, तो वो अदालत में या न्यायाधिकरण में जा सकता है, अपील कर सकता है। वो कौन करेगा? जो पीड़ित होगा वही तो करेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, द पर्सन अग्रीड बाय द रिकमेंडेशंस। अगला सवाल देख लेते हैं 348। विद इन व्हाट टाइम लिमिट शुड एन अपील बी मेड बाय द अग्रीड पर्सन अंडर सेक्शन 18 ऑफ द पोस्ट एक्ट 2013? बिल्कुल ही रसगुल्ला क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो तो जरूर पूछे जाते हैं। पोस्ट अधिनियम 2013 की धारा 18 के तहत पीड़ित व्यक्ति द्वारा किस समय सीमा के भीतर अपील की जानी चाहिए? 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज। पोस्ट अधिनियम की धारा 18 के तहत पीड़ित व्यक्ति द्वारा किस समय सीमा के भीतर अपील की जानी चाहिए? इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि अग्रीव्ड पर्सन है उसके सेवा नियमों के अनुसार रिकमेंडेशन लागू नहीं हुई थी तो वो अपील कर सकता है। कहां पर? अदालत में जा सकता है या न्यायाधिकरण में जा सकता है। उसके लिए समय सीमा कितनी निर्धारित की गई है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, 90 डेज। 90 दिनों का समय दिया गया है, 90 दिनों के अंदर उसको अपील करनी होगी।
सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 349। Which act supersedes the Right to Information Act 2005 regarding the confidentiality of certain information under the POS Act 2013? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ गया है, लॉजिकल है। पोस अधिनियम 2013 के तहत कुछ सूचनाओं की गोपनीयता के संबंध में कौन सा अधिनियम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का स्थान लेता है? ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, इंडियन पिनल कोड 1860, पोस एक्ट 2013 इटसेल्फ। पोस अधिनियम 2013 के तहत कुछ सूचनाओं की गोपनीयता के संबंध में कौन सा अधिनियम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का स्थान ले लेता है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में बनाया गया था और इसके तहत आपको जो भी सूचना मांगी गई है उसकी सूचना देनी होगी। परंतु यहाँ पर बताया गया है कि कुछ मामलों में पोस अधिनियम 2013 है किसका स्थान ले लेता है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का ले लेता है। तो सही उत्तर क्या होना चाहिए? कुछ सूचनाओं की गोपनीयता के संबंध में कौन सा अधिकार है जो सूचना के अधिकार अधिनियम का स्थान ले लेगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, पोस एक्ट 2013। यहाँ पर बताया गया है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में सूचना देना अगर मांगी गई है तो सूचना देना जरूरी हो जाएगा, परंतु कुछ मामलों में कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए पोस अधिनियम में ये प्रावधान किया गया है कि सूचना मांगने के बाद में भी आपको सूचना नहीं देनी है। तो कौन सा कानून बड़ा हो जाएगा? पोस अधिनियम 2013 हो जाएगा, क्योंकि कुछ सूचनाएं हैं वो सार्वजनिक करना उचित नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर आरटीआई में अगर मांगा गया है तो पोस अधिनियम के तहत नहीं देने का प्रावधान है वो ज्यादा कारगर होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, पोस एक्ट 2013 है वो अपने आप में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का स्थान ले लेगा। और साथियों, नॉलेज मंडली स्मार्ट बोर्ड आपको बता रहा है कि किस मामले में आरटीआई एक्ट है उसके ऊपर पोस एक्ट 2013 है वो काम करेगा, स्थान ले लेगा। यहाँ पर बताया गया है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 22 ऑफ 2005 द कंटेंट्स ऑफ द कंप्लेंट मेड अंडर सेक्शन 9 the identity and address of the aggrieved woman, respondent and witnesses, any information relating to conciliation and inquiry proceedings, recommendations of the internal committee or the local committee, as the case may be, and the action taken by the employer or the district officer under the provisions of this act shall not be published, communicated or made known to the public, press and media in any manner। बहुत बड़ी बात बताई गई है कि यहाँ पर आरटीआई एक्ट में तो बताया गया है कि सूचना देनी होगी, परंतु पोस एक्ट 2013 में ये बताया गया है कि कुछ मामले हैं वो सार्वजनिक नहीं करने हैं। चाहे तो आरटीआई एक्ट लागू है, फिर भी यहाँ पर कौन से कानून के तहत सूचना जारी नहीं होगी, पब्लिक में नहीं लाई जाएगी, सार्वजनिक नहीं की जाएगी। ये बहुत ही स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। क्या बताया गया है? आइडेंटिटी नहीं बता सकते आप, एड्रेस नहीं बता सकते एग्रीव्ड वुमेन का या रिस्पोंडेंट का, विटनेसेस का भी नहीं बता सकते। एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉन्सिलिएशन एंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स, जो कॉन्सिलिएशन समझौता हो रहा है या इंक्वायरी प्रोसीडिंग चल रही है उसको भी आपको नहीं बताना है। या रिकमेंडेशंस ऑफ द इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी, जो इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी की रिकमेंडेशन है उसको भी सार्वजनिक नहीं करना है। इसके साथ में एज द केस में बी एंड द एक्शन टेकन बाय द एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जो एम्प्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के द्वारा जो भी एक्शन लिया गया है उसको भी सार्वजनिक नहीं करना है, क्योंकि पब्लिश करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए और किसी भी तरीके से सार्वजनिक करना, प्रेस मीडिया में लाना, सोशल मीडिया में लाना मनाही किया गया है। तो यहाँ पर आरटीआई एक्ट में ये बताया गया है कि सूचना आपको देनी है, परंतु पोस एक्ट में अगर मना किया है तो पोस एक्ट की बात है वो मानी जाएगी। आपको अगर आरटीआई और पोस एक्ट में कोई कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो वो बात भी स्पष्ट कर दी किसने? नॉलेज मंडली स्मार्ट बोर्ड ने। देख लेते हैं अगला सवाल 350। व्हाट स्पेसिफिक डिटेल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग डिस्क्लोज्ड अंडर सेक्शन 16 ऑफ द पोस एक्ट 2013? पोस अधिनियम 2013 की धारा 16 के तहत कौन से विशिष्ट विवरण प्रकट होने से सुरक्षित है, मतलब कि आप उनको सार्वजनिक नहीं कर सकते? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे, रिकमेंडेशंस ऑफ द इंटरनल कमिटी, identity and address of all parties involved, information on conciliation proceedings only, action taken by the employer only।
पोस अधिनियम 2013 की धारा 16 के तहत कौन से विशिष्ट विवरण है प्रकट करने से सुरक्षित है, उनको नहीं लाया जाएगा, बताया नहीं जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टीज इन्वॉल्व, जो भी पोस एक्ट के तहत पार्टीज इन्वॉल्व हैं, या तो पीड़ित महिला है, या प्रतिवादी है, या जांच करने वाले हैं, या जो पेनल्टी लगाते हैं, उनके बारे में कोई भी जानकारी है वो सार्वजनिक नहीं की जाएगी। आइडेंटिटी नहीं बताई जाएगी, एड्रेस भी नहीं बताया जाएगा, और क्या क्या चीजें नहीं बताई जाएंगी इससे पहले हम चर्चा कर चुके। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा। आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टीज इन्वॉल्व। डियर फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने बवंडर प्लान के वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिए। और साथियों, नॉलेज मंडली ने एक बिल्कुल नायाब सीरीज शुरू की है जिसको नाम दिया गया है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज में हम कर रहे हैं सर्विस रूल्स पर आधारित क्वेश्चंस। तो आप कह सकते हैं कि सारे सर्विस रूल्स बुक है वो खोले जा रहे हैं किसमें, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज में। ये सीरीज है बहुत लंबी चलने वाली है, आप उसको जरूर देखिए और अपने आप को सफल करिए। साथियों, नॉलेज मंडली है आपके कंप्लीट सिलेबस लेके आया है, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, एसी, डीसी, एसओ, एएसओ, ओएस, यूडीसी, इन केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, यूपीएससी, ईएमआरएस, एसएससी, एनटीए और दूसरे डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस के लिए। तो आप नॉलेज मंडली की प्लेलिस्ट पे जाइए और अपना कंप्लीट सिलेबस देखिए। डियर फ्रेंड्स, पोक्सो और पोस्ट पर आधारित क्वेश्चन सीरीज, सरिस्का सीरीज के क्वेश्चन अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी बताइए, और आप कमेंट जरूर कर दीजिए अगर आपके सिलेबस का कोई पार्ट छूट रहा है तो वो मैं आपको करवाऊंगा। देख लेते नया सवाल 351। इन केस नो सर्विस रूल्स एग्जिस्ट, हाउ कैन एन अपील बी प्रिफर्ड अंडर सेक्शन 18 ऑफ द पोस्ट एक्ट 2013। यदि कोई सेवा नियम मौजूद नहीं है तो पोस्ट अधिनियम 2013 की धारा 18 के तहत अपील कैसे की जा सकती है। बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चंस हैं वो आते जा रहे हैं। थ्रो ए रिटन पिटीशन टू द प्रेसिडेंट बाय फाइलिंग ए केस इन ए सिविल कोर्ट एज प्रेस्क्राइब्ड बाय रेलेवेंट लॉज इन फोर्स बाय सीकिंग इंटरवेंशंस फ्रॉम लोकल अथॉरिटीज। कोई व्यक्ति ऐसा है जो नौकरी नहीं करता है या उसके यहाँ पर इस प्रकार के कोई सेवा नियम लागू नहीं है, तो वो अपील कैसे करेगा, क्योंकि सेवा नियमों की रिकमेंडेशन अगर उसके ऊपर लागू नहीं होती हैं, वो रिकमेंडेशन है वो नहीं लगाई जाती हैं, तो वो अपील कर सकता है। परंतु कोई ऐसा व्यक्ति है जहां इस प्रकार के सेवा नियम है ही नहीं, या वो व्यक्ति कर्मचारी नहीं है, तो अपनी अपील कैसे कर सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। एज प्रेस्क्राइब्ड बाय रेलेवेंट लॉज इन फोर्स, जो भी उस समय के कानून है उनके तहत वो अपील कर सकता है। क्योंकि सेवा नियम नहीं है तो इसका मतलब है कि उसके अपील के अधिकार है, हक है, वो मर जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जो भी उस समय के कानून है उनके तहत वो अपील कर सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 352। व्हाट एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट ए पर्सन हु कंट्रावीन्स सेक्शन 16 ऑफ द पोस्ट एक्ट 2013। पोस्ट अधिनियम 2013 की धारा 16 का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा सकती है। टर्मिनेशन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ओनली, मॉनेटरी पेनल्टी और एज पर सर्विस रूल्स, वर्बल वार्निंग एंड काउंसलिंग सेशंस। पोस्ट अधिनियम 2013 की धारा 16 का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा सकती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। मॉनेटरी पेनल्टी और एज पर सर्विस रूल्स, मॉनेटरी पेनल्टी लगाई जा सकती है, कुछ धनराशि है वो देने के लिए रिकमेंडेशन किया जा सकता है, उसको अर्थदंड दिया जा सकता है, या उसके सर्विस नियमों के अनुसार जो भी पेनल्टी लगेगी वो लगाई जा सकती है अगर वो धारा 16 का उल्लंघन करता है पोस्ट अधिनियम के। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। मॉनेटरी पेनल्टी और एज पर सर्विस रूल्स। अगला सवाल देख लेते 353। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जस्टिस सेक्योर्ड फॉर ए विक्टिम बी डिसेमिनेटेड अंडर सेक्शन 16 ऑफ द पोस्ट एक्ट 2013। पोस्ट अधिनियम 2013 की धारा 16 के तहत किसी पीड़ित के लिए सुरक्षित न्याय के बारे में जानकारी किन परिस्थितियों में प्रसारित की जा सकती है। कौन सी परिस्थितियों में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि कुछ जानकारी है वो डिसेमिनेट करना होगा, प्रसारित करना होगा, सार्वजनिक करना होगा, देना होगा, बताना होगा। कौन सी कंडीशंस में, ऑप्शन देख लेते हैं। ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग कंसेंट फ्रॉम ऑल पार्टीज इन्वॉल्व्ड विदाउट डिस्क्लोजिंग एनी पर्टिकुलर्स लीडिंग टू आइडेंटिफिकेशन, आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल फ्रॉम ए कोर्ट ऑर्डर, by providing full details including names and addresses।
पोक्सो अधिनियम 2013 की धारा 16 के तहत किसी पीड़ित के लिए सुरक्षित न्याय के बारे में जानकारी अगर देनी है तो किन परिस्थितियों में प्रसारित किया जा सकता है? विक्टिम की जानकारी को किन परिस्थितियों में डिसेमिनेट किया जा सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, विदाउट डिस्क्लोजिंग एनी पर्टिकुलर्स लीडिंग टू आइडेंटिफिकेशन। मतलब कि सार्वजनिक आपको करना है, कोई सूचना देनी है, कोई नोटिस देना है तो आप बता सकते हैं, परंतु उसकी जानकारी को आपको डिस्क्लोज नहीं करना है, पर्टिकुलर्स को नहीं बताना है, पर्सनल जानकारी को, उसकी आइडेंटिटी को नहीं सार्वजनिक करना है। ये बताया जा सकता है कि आपको लाभ दिया जा रहा है, आप आइए रिपोर्ट करिए, या आपका अपराधी है उसको ये दंड दिया जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो उसके पर्सनल इश्यूज को बचाते हुए सूचना है वो सार्वजनिक की जा सकती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, विदाउट डिस्क्लोजिंग एनी पर्टिकुलर्स लीडिंग टू आइडेंटिफिकेशन। अगला सवाल देख लेते 354। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग कंप्लेंट्स एंड इंक्वायरीज अंडर द प्रोविजंस ऑफ द पोस्ट एक्ट 2013? पोस्ट अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत शिकायतों और पूछताछ से निपटने के लिए कौन जिम्मेदार है? लोकल पुलिस अथॉरिटीज, इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ओनली, लीगल एडवाइजर्स अपॉइंटेड बाय द एम्प्लॉयर। पोस्ट अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत शिकायतों और पूछताछ से निपटने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी। इससे पहले वाले वीडियोज में हम बहुत डिटेल में चर्चा कर चुके हैं कि इंटरनल कमेटी होगी, आईसीसी होगी या एलसीसी होगी, तो जो भी शिकायतें होती है या पूछताछ होती है उससे निपटने के लिए कौन जिम्मेदार होगा, क्योंकि शिकायतें ले रही हैं या इंक्वायरी हो रही है, कौन कर रहे हैं वो, आईसीसी कर रही है या एलसीसी कर रही है, तो वही जिम्मेदार होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी। पोक्सो और पोस्ट पर आधारित क्वेश्चन सीरीज सरिस्का सीरीज 18 का अगला सवाल देख लेते हैं 355। What is one of the duties of an employer as outlined in section 19 of the पोस्ट एक्ट 2013? पोस्ट अधिनियम 2013 की धारा 19 में उल्लिखित नियोक्ता के कर्तव्य में से एक क्या है? तो यहाँ पर धारा 19 में जो नियोक्ता है यानी कि एम्प्लॉयर है उसके कर्तव्य है, उसकी ड्यूटीज है वो बताई गई है। कौन कौन सी ड्यूटीज बताई गई हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। प्रोवाइड ए सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट एट द वर्क प्लेस, डिस्प्लेइंग पेनल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, conducting workshop for employees about POS Act, provide necessary facilities to the internal committee or local committee during the inquiry, और ई ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। पोस्ट अधिनियम 2013 की धारा 19 में उल्लेखित नियोक्ता के कर्तव्यों में से कौन से कर्तव्य हो जाएंगे, कौन सी ड्यूटीज हो जाएंगे एम्प्लॉयर की? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इस पर कई सारे सब क्वेश्चन हैं आपके बन जाएंगे। धारा 19 में ये बताया गया है कि जो एम्प्लॉयर है उसकी कौन कौन सी ड्यूटीज होंगी। सबसे पहली ड्यूटी है प्रोवाइडिंग ए सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, मतलब कि जो महिला होती है वर्क प्लेस पर उसको सुरक्षित वातावरण देना होगा जिससे कि वो सुरक्षित रह करके, संरक्षित रह करके अपने स्थान पर कार्य कर सके। ये पहला कार्य किसका हो जाएगा? एम्प्लॉयर का हो जाएगा। प्रोवाइड ए सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट एट द वर्क प्लेस, ये पहला कर्तव्य हो जाएगा। दूसरा है डिस्प्लेइंग पेनल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ये बहुत बड़ी बात बताई गई है कि अगर सेक्सुअल हरासमेंट होता है वर्क प्लेस पर तो उसके क्या दंड दिए जा सकते हैं, कौन से कॉन्सिक्वेंसेज है वो आ सकते हैं, इनको डिस्प्ले करना होगा, बताना होगा कि कोई व्यक्ति इन अपराधों में शामिल होता है तो उसको कौन कौन से दंड मिल सकते हैं जिससे डर की भावना है वो पैदा हो। और तीसरे ऑप्शन में बताया गया है कंडक्टिंग वर्कशॉप फॉर एम्प्लॉइज अबाउट पोस्ट एक्ट। पोस्ट एक्ट के बारे में लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए क्या करना होगा? वर्कशॉप अरेंज करनी होगी। एम्प्लॉयर का काम होगा कि समय समय पर पर्टिकुलर इंटरवल्स में क्या करना होगा? वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करनी होगी जिससे कि पोस्ट एक्ट के बारे में लोग हैं समझ सके। हो सकता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई नए कर्मी आए, न्यू एंट्रांट को आपको सेंसिटाइज करना होगा, जागरूक करना होगा, इसके लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करनी होगी। और चौथा बताया गया है प्रोवाइड नेसेसरी फैसिलिटीज टू इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी ड्यूरिंग द इंक्वायरी। ये बात आती है कि इस अधिनियम के तहत कोई शिकायत दर्ज होती है तो इंक्वायरी बैठेगी, और इंक्वायरी है कौन हो सकती है? इंटरनल कमेटी हो सकती है या लोकल कमेटी हो सकती है, आईसीसी या एलसीसी हो सकती है। तो आईसीसी और एलसीसी को क्या करना है? अकोमोडेट करना है, सुविधाएं देनी होगी, जो भी जरूरी आवश्यक सुविधाएं चाहिए होती है वो सुविधाएं उपलब्ध करवानी होंगी, तभी जाकर के वो इंक्वायरी है वो कर सकते हैं।
सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबो। ये सभी ड्यूटीज हैं किसकी हो जाएंगी, एम्प्लॉयर की हो जाएंगी। डियर फ्रेंड्स, पोस्ट पर आधारित क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों को जरूर बताइए, लाइक बटन भी दबा दीजिए और कमेंट करिए आपको क्वेश्चंस हैं वो कैसे लग रहे हैं, इनकी लैंग्वेज कैसे लग रही है। साथ में ही अगर कोई नया तरीका है तो आप जरूर बताइए। देख लेते हैं अगला सवाल 356। What kind of information should the employer make available to the internal committee or local committee? नियोक्ता को आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को किस प्रकार की जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए? फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड रिगार्डिंग कंप्लेंट्स अंडर सेक्शन 9, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ऑफ द कंपनी। नियोक्ता को आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को किस प्रकार की जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड रिगार्डिंग कंप्लेंट्स अंडर सेक्शन 9। मतलब कि सेक्शन 9 के तहत कोई कंप्लेंट आती है, पोस्ट एक्ट के तहत कोई कंप्लेंट आती है, तो जो भी सूचना मांगी गई है वो एम्प्लॉयर को देनी होगी। जो सूचनाएं हैं वो रिक्वायर्ड होती है वो एम्प्लॉयर उपलब्ध करवाएगा। किसको देगा? इंटरनल कमिटी को देगा या लोकल कमिटी को देगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड रिगार्डिंग कंप्लेंट्स अंडर सेक्शन 9। नया सवाल देख लेते 357। In what situation should the employer assist a woman in filing a complaint under the Indian Penal Code or any other law? किस स्थिति में नियोक्ता को भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य कानून के तहत शिकायत दर्ज करने में महिला की सहायता करनी चाहिए? If she wants to file a complaint against her colleague for being late to work, if she chooses to file a complaint related to sexual harassment, if she wants to file a complaint about office cleanliness, if she decides to file a complaint about office temperature। किस स्थिति में नियोक्ता को भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य कानून के तहत शिकायत दर्ज करने में महिला की सहायता करनी चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, इफ शी चूजेस टू फाइल ए कंप्लेंट रिलेटेड टू सेक्सुअल हरासमेंट। अगर महिला सेक्सुअल हरासमेंट के तहत कोई शिकायत करना चाहती है तो भारतीय दंड संहिता या अन्य कानून के तहत तो एम्प्लॉयर को क्या करना होगा? उस महिला की शिकायत को दर्ज करने में मदद करवानी होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, इफ शी चूजेस टू फाइल ए कंप्लेंट रिलेटेड टू सेक्सुअल हरासमेंट। अगला सवाल देख लेते हैं 358। What action should the employer take against the perpetrator if the aggrieved woman desires it and the perpetrator is not an employee? यदि पीड़ित महिला ऐसा चाहती है और अपराधी कर्मचारी नहीं है तो नियोक्ता को अपराधी के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए? पहली बात तो ये बताई गई है कि महिला कोई शिकायत देना चाहती है, परपिट्रेटर के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज करना चाहती है, अपराधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहती है। और ये भी ख्याल रखना होगा कि जिसके खिलाफ शिकायत दी जा रही है वो उसका कर्मचारी नहीं है, एम्प्लॉयर का कर्मचारी नहीं है। तो उसको क्या करना होगा? एम्प्लॉयर है, महिला की कैसे मदद कर सकता है, क्या करना होगा उसको? ऑप्शन देख लेते हैं, प्रोवाइड ए प्रमोशन टू द परपिट्रेटर, इनिशिएट एक्शन अंडर रेलेवेंट लॉज अगेंस्ट द परपिट्रेटर, ऑफर फाइनेंशियल कंपनसेशन टू द परपिट्रेटर, इग्नोर द सिचुएशन एज इट डज नॉट इन्वॉल्व एन एम्प्लॉय। यदि पीड़ित महिला ऐसा चाहती है, वो ऐसा शिकायत करना चाह रही है और अपराधी कर्मचारी नहीं है, अपराधी के खिलाफ पीड़ित महिला तो शिकायत करना चाहती है परंतु वो अपराधी है, वो कर्मचारी नहीं है, तो नियोक्ता को अपराधी के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, इनिशिएट एक्शन अंडर रेलेवेंट लॉज अगेंस्ट द परपिट्रेटर। जो अपराधी है उसके खिलाफ जो भी कानून है उसके तहत कार्रवाई करवानी होगी, क्योंकि वो नियोक्ता का कर्मचारी तो नहीं है परंतु कानून वहां पर एग्जिस्ट करती है, कानून है, उन कानूनों के तहत अपराधी को सजा दिलवाई जा सकती है, उसके खिलाफ कार्रवाई करवाई जा सकती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, इनिशिएट एक्शन अंडर रेलेवेंट लॉज अगेंस्ट द परपिट्रेटर। मूव टू क्वेश्चन नंबर 359। How should an employee assist in securing attendance before the internal committee or local committee? किसी नियोक्ता को आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के समक्ष उपस्थिति सुनिश्चित करने में कैसे सहायता करनी चाहिए? By providing transportation services for all employees, by offering free meals during committee meetings, by ensuring respondent and witnesses attend as required, by providing entertainment during committee sessions। बहुत ही अच्छी कंडीशन बताई गई है। अगर इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी कोई इंक्वायरी कर रही है तो एम्प्लॉयर का क्या रोल हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बाय एंश्योरिंग रिस्पोंडेंट एंड विटनेसेस अटेंड एज रिक्वायर्ड।
यहाँ पर बताया गया है कि प्रतिवादी है या गवाह है, उनकी उपस्थिति है उसको इंश्योर किया जाएगा, किसके द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा। क्योंकि इंक्वायरी जब होनी है तो इंक्वायरी में क्या होना चाहिए, रिस्पोंडेंट पहुंचना चाहिए, विटनेसेस भी पहुंचने चाहिए। इंक्वायरी बैठी हुई है और आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के सामने प्रतिवादी नहीं पहुंचता है, गवाह नहीं पहुंचता है, तो वो बेकार की प्रोसेस हो जाएगी। तो नियोक्ता है उसको क्या करना होगा, इंश्योर करना होगा। अगर नियोक्ता के अंडर में रिस्पोंडेंट है या नियोक्ता के अंडर में विटनेसेस हैं, तो उसको क्या करना होगा, उस कमेटी के सामने इनको पेश करने के लिए भेजना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। और साथियों देख लेते हैं एमसीक्यूज ऑन पोक्सो एक्ट 2012 2019 में क्या चेंजेज हुए थे एंड पोस एक्ट 2013 पर आधारित क्वेश्चन सीरीज। सर इसका सीरीज पार्ट 18 का अंतिम सवाल देख लेते हैं 360। What facilities should an employer provide to the internal committee or local committee for dealing with complaints? किसी नियोक्ता को शिकायतों से निपटने के लिए आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को क्या सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। तो एम्प्लॉयर की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं वो भी यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। जिम मेंबरशिप फॉर कमिटी मेंबर्स, नेसेसरी फैसिलिटीज फॉर कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड डीलिंग विद कंप्लेंट्स, फ्री वेकेशन पैकेजेस फॉर कमिटी मेंबर्स, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑफिस सप्लाईज फॉर कमिटी मेंबर्स। किसी नियोक्ता को शिकायतों से निपटने के लिए आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को कौन कौन सी सुविधाएं देनी चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, नेसेसरी फैसिलिटीज फॉर कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड डीलिंग विद कंप्लेंट्स। यहाँ पर बताया गया है कि आईसीसी या एलसीसी है वो जरूरी जो भी उसको सहायता चाहिए वो कौन देगा, नियोक्ता देगा, क्योंकि उसके यहाँ पर इंक्वायरी हो रही है। तो जो इंक्वायरी के लिए आवश्यक चीजें होती हैं वो सारी उपलब्ध करवानी होंगी, किसके द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा। और जो कंप्लेंट आ रही है उनको बराबर डील करना होगा, उनमें मदद करवानी होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, नेसेसरी फैसिलिटीज फॉर कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड डीलिंग विद कंप्लेंट्स। इस तरीके से साथियों सर इसका सीरीज पार्ट 18 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 360 क्वेश्चंस हैं कंप्लीट कर लिए। ये सारे क्वेश्चंस हैं वो पोक्सो एक्ट 2012 और 2019 में क्या चेंजेज हुए थे उनको कवर कर रहा है, और साथ में पोस एक्ट 2013 पर आधारित है। पोक्सो और पोस एक्ट है आपके सिलेबस में रखे गए हैं, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, एसी, डीसी, एसओ, एएसओ, ओएस, यूडीसी, केवीएस, एनवीएस, डीट्रिपलएसबी, यूपीएससी, ईएमआरएस, एसएससी, एनटीए एंड अदर एग्जामिनेशंस। तो साथियों सर इसका सीरीज के क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही कारगर हो सकते हैं, क्योंकि पोक्सो और पोस पर आधारित क्वेश्चन है पुरानी परीक्षाओं में भर भर के पूछे गए थे, आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। साथियों नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने बवंडर प्लान के वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिए और अपनी सफलता को नई दिशा दीजिए। साथियों अगर आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।